हाँ तो भैया, मुझे नहीं पता आपने दिल्ली को किस नज़रिए से देखा है, बट इन 4 दिनों में दिल्ली को मैंने जिस नज़रिए से देखा है उस नज़रिए से आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। सो दिस इज शुभम कुमार गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग सिल्वेस्टर के ब्लॉग्स। तो हेलो नमस्ते वेलकम अस्सलाम वालेकुम, बैक टू माय चैनल सिल्वेस्टर के ब्लॉग्स। कल में आप देखें कैसे हम लोग जयपुर से दिल्ली आए। आज का जो ब्लॉग है वो होने वाला है दिल्ली एक्सप्लोर करने का। लोग जाने वाले हैं लोटस टेम्पल। एक विशेष ध्यान रखिएगा आते समय लोटस टेम्पल कि खाने का सामान वगैरह अपने साथ कैरी मत कीजिएगा, क्योंकि वो सब निकलवा देंगे और ड्रोन्स भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो ड्रोन हमको वापस निकल के रखना पड़ा। पीछे देख सकते हैं आप, ये रहा लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल जिसे हम बहाई हाउस ऑफ वर्शिप भी कहते हैं, और ये धर्म इस्लामिक धर्म से ही आया है, क्योंकि बहमुल्ला ने ही इस धर्म की स्थापना की थी और वो खुद एक इस्लामिक धर्म से ही बिलोंग करते थे। लोटस टेम्पल की खास बात है कि आप कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप वहाँ पे जाके प्रार्थना दुआ कर सकते हैं। लोटस टेम्पल हर धर्म के लिए खुला है। और ये मैडम हमको आगे शूट नहीं करने दी। फिर दिल्ली के ट्रैफिक से झुलसने के बाद हम लोग का प्लान बना हुमायूं का मकबरा जाने का। अब कई लोगों को पता नहीं होगा हुमायूं कौन है, तो इसकी भी हिस्ट्री आपको बताई जाएगी। थोड़ा सब्र कीजिए। भूल गया। सो मेरा गोप्रो का पर्ची कटना पड़ा हमको। 25 रुपये लगा एक पर्ची का। तो टोकन सिस्टम है, देख सकते हैं यहाँ पे टोकन है। इसका 40 रुपीज़ पर पर्सन लगा। तो चलिए सबसे पहले हुमायूं के बारे में जाना जाए। हुमायूं दूसरे ऐसे मुगल शासक थे जिन्होंने हिंदुस्तान पर राज किया था, और वो बाबर के पहले पुत्र भी थे। बाबर ने अपनी मौत से पहले ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। बाबर की मौत के बाद 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज अभिषेक कर दिया गया था। 26 जनवरी 1556 को सीढ़ियों से उतरते वक्त गिरने से उनकी मौत हो गई। उनके मरने के 9 साल बाद ये मकबरा बन के तैयार हुआ। यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और इसी मकबरे की बनावट से ताजमहल की बनावट का जन्म हुआ। काफ़ी थक गए। सो चलिए यहाँ से चलते हैं। तो अभी अब हम लोग आ चुके हैं पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट जिसे हम संसद भवन के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण हर्बर्ट बेकर एंड सर एडविन लुटियन के द्वारा 1931 में हुआ था। पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करता था, बट 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली हुई। संसद भवन की स्थापना रायसीना की पहाड़ियों में हुई थी। इस तस्वीर में देखिए आप कैसे उस जमाने में क्रेन का इस्तेमाल हुआ था। आसपास जो 2 बिल्डिंगें दिख रही हैं वो है साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक, और जिस जगह से ये तस्वीर ली गई है वो राष्ट्रपति भवन है, जिसे उस जमाने में वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। आपको शायद ही पता होगा कि संसद भवन के निर्माण में कितनी लागत आई थी, तो मैं बता दूं कि 83 लाख रुपीस उस जमाने में लगे थे। और ये नया वाला पार्लियामेंट देखिए। आज है डे 2 ऑफ ब्लॉगिंग। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, और सबसे पहले चलते हैं लाल किला की ओर। तो पार्किंग के पास गाड़ी लगा चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे टिकट काउंटर ये रहा। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ऑनलाइन टिकट बुक करने का। तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ये देखिए हम लोग ऑनलाइन बुक किए हैं अभी टिकट। लाइन में लगने का तो जरूरत नहीं है। लाल किला जिसे पुराने ज़माने में किला ए मुबारक के नाम से भी जाना जाता था, और इसकी भी कहानी बहुत ही अजीब है, क्योंकि इसने कितने तख्तों को पलटते हुए देखा है। शाहजहां ने 11 साल आगरा में शासन करने के बाद यह निश्चय किया कि राजधानी को दिल्ली लाया जाए, तो लाल किला की नींव 1638 में रखी गई।
और इसे दुनिया का सबसे बेहतर रूप देने के लिए उस्ताद अहमद लाहौरी को बुलाया गया और इन्हीं के द्वारा ताजमहल और जामा मस्जिद का भी निर्माण हुआ है। 1647 में लाल किला बनके तैयार हो चुका था और 1857 में मुगल सल्तनत खत्म हो चुका था और अंग्रेज़ों की हुकूमत आ चुकी थी। फिर कई सालों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाहौरी गेट के ऊपर पहली बार भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगे को लहराते हुए आज़ादी की घोषणा की थी। आज़ादी के 77 साल हो गए, फिर भी हर एक साल यही परंपरा चली आ रही है और 2007 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया जा चुका है। लाहौरी गेट से अंदर जाते ही लाल किले का मीना बाजार शुरू हो जाता है। इसे छत्ता बाजार भी कहते हैं और ये बाजार शाहजहां ने अपनी बेगमों के लिए बनाया था। किले में जिन चीजों का इस्तेमाल हुआ करता था वो सारा सामान इस बाजार में मिलता था। एक जमाना था जब अरब और फारस जैसे देशों से व्यापारी अपना सामान लेके यहाँ आते थे, जिसे वो शाहजहां की बेगमों और शहजादियों को बेचते थे और 350 साल बाद भी ये बाजार अपनी उन्हीं रंगीनियों के साथ जिंदा है। सो यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं। एंटिक पीस सब दिखेंगे यहाँ पे। सो अंदर म्यूज़ियम का चार्जेस तो था और शूट करने का परमिशन भी नहीं है, तो क्या फ़ायदा है। तो हम लोग म्यूज़ियम में टाइम वेस्ट नहीं करते हुए यहाँ से निकल गए और एक्सप्लोर करने के लिए। और छत्ता बाजार खत्म होते ही सामने आपको दिख जाता है नौबत खाना। इस नौबत खाने के पहले मंजिल पे संगीतकार बैठा करते थे और नौबत खाने से आगे बढ़ते ही आपको दिख जाता है दीवाने आम। नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा ये जो शाही दरबार है वो आम लोगों के लिए था। दीवाने आम में इस ऊंचे सिंहासन पे बैठ के बादशाह आम लोगों की समस्याएं सुनते थे और इस सिंहासन के नीचे संगे मरमर से बना हुआ एक बड़ा ही सुंदर तख्त रखा गया है, जिस पे खड़े होकर वजीर शहंशाह को जनता की परेशानियां पढ़कर सुनाता था। और थोड़ा सा आगे जाते ही आपको दिख जाएगा दीवाने खास, यानी एक ऐसा दरबार जिसमें बादशाह अपने खास लोगों से मिलते थे। और इसी दीवाने खास में एक सिंहासन हुआ करता था जिसे हम तख्ते ताउस के नाम से जानते हैं। ये सिंहासन सोने चांदी और कीमती हीरे जवाहरातों से बना हुआ था और इसी के ऊपरी सिरे पे भारत का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर भी जड़ा हुआ था। इसकी खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस महल की जो छत थी वो पूरी चांदी से जड़ी हुई थी, जो अंग्रेजों द्वारा लूटा जा चुका है। सुंदर है। अंदर जाने का परमिशन नहीं है, बट जो डिज़ाइन जो बनाया गया है अंदर से कलाकारी बहुत अच्छी है। हाँ तो भैया ब्लॉग हो गया है काफ़ी लंबा, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। देखा जाए तो आप भी थक ही चुके हैं और भी 2-4 जगह है वो अगले ब्लॉग में कवर करेंगे। और जो अभी तक यहाँ तक देख चुका है शायद मैं अंदाजे से कह सकता हूँ उसे ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सो ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और एक हेल्प कीजिए कि शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक देखते रहिए सविस्टर के ब्लॉग्स। और जो कोई भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो अगर अच्छा लगा तो ओके बाय।